जय हिंद बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अभय शंकर तिवारी प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक मगध साम्राज्य के प्रारंभिक शासकों के बारे में आज पढ़ाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजवंश, जो आपके अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न आते हैं। आप जानते होंगे 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में मगध एक प्रमुख महाजनपद था और मगध ही एकमात्र ऐसा था जो साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ, जहां बहुत समय तक, लंबे समय तक अधिकांश राजवंशों ने शासन किया है। तो इसमें प्रारंभिक राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, तो आज हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे और आप देखेंगे एक एक लेकर हम आपको बता रहे हैं। हर्यक वंश बच्चों कब से कब तक माना गया है? हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से लेकर के और 412 ईसा पूर्व तक बच्चों इसको हमको पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। ये मगध साम्राज्य का ये हर्यक वंश का समय है। इसका संस्थापक थे, हर्यक वंश के संस्थापक तो आप कौन थे? बिंबसार बच्चों। बिंबसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं। बिंदुसार ना समझिएगा, ये बिंबसार है, जिनका एक दूसरा नाम क्या था? इनका दूसरा नाम क्या? श्रेणिक। इनको श्रेणिक भी कहा जाता था बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने राजधानी कहाँ थी कि राजगृह, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता है। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह, ध्यान रखिएगा, राजगृह को इन्होंने बनाया था, राजधानी राजगृह, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता है बच्चों। इसका एक दूसरा नाम भी है गिरिब्रज, ध्यान रखिएगा, गिरिब्रज इसको कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। राजगृह का ही दूसरा नाम है गिरिब्रज। तो मगध साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य, जो आपके पटना से लेकर के बोध गया तक के क्षेत्र को मगध साम्राज्य उस समय कहा जाता था और आज इसका विस्तार रूप आप देख रहे हैं बिहार में कैसा फैला है। तो हम लोग हर्यक वंश में संस्थापक क्या पढ़े? बिंबसार थे, जिनको दूसरा नाम श्रेणिक था और इन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य विस्तार किया। कौशल महाजनपद के साथ, काशी महाजनपद के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य विस्तार किया था, ये ध्यान रखिएगा। वैवाहिक संबंध स्थापित करके इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, स्थापित करके इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था, मगध साम्राज्य का विस्तार किया था, स्थापित करके साम्राज्य विस्तार किए थे। इन पर बच्चों एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है आपसे परीक्षा में, कई बार ये प्रश्न आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में, कि इन्होंने ये अपने राज वैद्य जीवक को, ध्यान रखिएगा, राजाओं को उसमें वैद्य होते थे, चिकित्सक, इन्होंने अपने राज वैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध जब बीमार पड़े थे तो इलाज करने के लिए उन्हें भेजा था। ये प्रश्न कई बार आपके परीक्षा में आ चुका है कि महात्मा बुद्ध के बीमार पड़ने पर किसने अपने राजवैद्य को भेजा था। और अवंती के जो राजा थे चंड प्रदोत, उनके इलाज के लिए भी इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को भेजे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। विस्तार किए थे और अपने राजवैद्य, राजाओं के जो वैद्य होते थे, राजवैद्य जीवक को, जीवक जीवक को महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए भेजे थे। महात्मा बुद्ध जो बीमार पड़े थे तो उनके इलाज के लिए उन्होंने भेजा था, महात्मा बुद्ध के इलाज करने के लिए भेजे थे। अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध के इलाज करने के लिए भेजे थे। ये आपसे परीक्षा में प्रश्न आता है, भेजे थे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जरूर आया है, कई बार परीक्षा में आया भी है कि महात्मा बुद्ध के इलाज करने के लिए किसने अपने राजवैद्य को भेजा था। तो इन्होंने राजवैद्य को भेजा था, साम्राज्य विस्तार किए थे। इनके उत्तराधिकारी पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके और सिंहासन प्राप्त किया था। बिंबसार की हत्या, ध्यान रखिएगा, बिंबसार की हत्या 400 आप कह सकते हैं 92 ईसापुर में, ईसापुर में पुत्र अजातशत्रु ने, इनके पुत्र का नाम था अजातशत्रु बच्चों। अजातशत्रु ने
इनकी हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया, सिंहासन प्राप्त किया था। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, आपसे पूछा जाएगा, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। इसको जो है आप स्टार बनाकर इसको समझिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा में आया हुआ है। यह सिंहासन प्राप्त किया था, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हर एक वंश का एक नाम जो है पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसका नाम एक जो है पितृहंता वंश है, पितृहंता वंश इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको इसीलिए पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। अजातशत्रु का लड़का उदयन अपने पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अजातशत्रु के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अजातशत्रु बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, अजातशत्रु। और इनके दूसरा नाम क्या था? कुड़िक, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इनको कुड़िक भी कहा जाता था। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुड़िक था और इन्होंने भी साम्राज्य विस्तार किया, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। इनके शासन काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में जब मृत्यु हुई, अजातशत्रु शासक थे मगध के, और इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार निरंतर चलता रहे। अजातशत्रु ने उनके मृत्यु के कुछ ही समय के बाद जो है 483 ईसा पूर्व में जो है राजगृह में, राजधानी में प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन करवाए थे। ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, ध्यान रखिएगा। अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन करवाए थे, प्रथम बौद्ध संगीत सम्मेलन, संगीत का आयोजन जो है कहाँ करवाए थे? ये राजगृह में कराया गया था। आयोजन जो है आपके 483 ईसा पूर्व में बच्चों, ईसा पूर्व में जो है राजगृह में करवाए थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजगृह में आयोजित करवाए थे, ये ध्यान रखिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन कौन करवाया था? अजातशत्रु, यानी अजातशत्रु बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तब आगे हम चले, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लें। आइए देखिए, चलिए आगे देखिए। इसी क्रम में अजातशत्रु जो है साम्राज्य विस्तार किए, ये भी पराक्रमी शासक थे। इनके उत्तराधिकारी जो पुत्र आ रहा है, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी पुत्र, ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु के उदयन जो है, उदयन ने अपने पिता, कौन थे पिता इनके भाई? अपने पिता जो है अजातशत्रु की हत्या करके, शत्रु की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। शत्रु की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था, सिंहासन प्राप्त किया, ये ध्यान रखिएगा। उदयन निश्चित रूप से योग्य शासक था, और उदयन ने क्या किया? उदयन ने, ध्यान रखिएगा, जो है प्राप्त किया था। उदयन ने, या उदयन भी इसको कहा जाता है, उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करवाया था। पाटलिपुत्र है नामक नगर की स्थापना, नामक नगर की स्थापना तथा इसे अपनी राजधानी बनाया था, इसे अपनी राजधानी बनाया। यानी राजगृह से राजधानी कहां हो गई? पाटलिपुत्र बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब राजधानी राजगृह नहीं रही, गिरिब्रज नहीं रही, पाटलिपुत्र। किसने किया? उदयन ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। अपनी राजधानी बनाया था, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है। उदयन जो है निश्चित रूप से पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करवाया और जो है उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन का जो उत्तराधिकारी, ये तो शासक योग्य थे, अच्छे ढंग शासन कर रहे थे। उदयन का उत्तराधिकारी पुत्र जो है, ध्यान रखिएगा, उदयन के उत्तराधिकारी कौन था भाई? उत्तराधिकारी जो है नागदशक था बच्चों, नागदशक, ये ध्यान रखिएगा।
दशक इनके उत्तराधिकारी। नाग दशक, नाग दशक जो है अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था। इसलिए शिशुनाग ने, ये ध्यान रखिएगा, शिशुनाग ने 412 ईसापुर में इसकी हत्या करके यह सिंहासन प्राप्त किया था, सिंहासन प्राप्त किया था। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जा सकता है, प्राप्त किया था। शिशुनाग वंश 412 ईसापुर में शिशुनाग वंश की स्थापना हो रही है। कौन कर रहा है? शिशुनाग कर रहे हैं। आपके बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आते हैं, मैचिंग कराने का आता है। टैली करिए, कौन वंश की स्थापना किसने किया था, उस वंश के प्रथम शासक कौन था, उस वंश के अंतिम शासक कौन था, इससे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो जो है स्थापना किया था। हम लोगों को जो पढ़ना है ये दूसरा राजवंश है, ये ध्यान रखिएगा, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश बच्चों हम लोग को पढ़ना है। और आप जानते हैं शिशुनाग वंश जो है 412 ईसापुर से लेकर के और 344 ईसापुर तक माना जाता है। ईसापुर, ये शिशुनाग वंश का समय है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके संस्थापक कौन हैं? बोलिए भाई, इसके संस्थापक शिशुनाग हैं, संस्थापक शिशुनाग थे, शिशुनाग, इसके संस्थापक शिशुनाग थे। ठीक है, शिशुनाग ने क्या किया था? शिशुनाग इसके संस्थापक हैं। इन्होंने नई राजधानी बनाया, वैशाली को अपनी नई राजधानी बनाया, वैशाली को जो है नई राजधानी बनाए थे। ये ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जा सकता है, बनाए थे। नई राजधानी वैशाली को किसने बनाया? शिशुनाग ने बनाया। लेकिन कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं थे इनके। शिशुनाग के उत्तराधिकारी जो पुत्र आ रहे हैं कालासो, ये ध्यान रखिएगा, यह इनके पुत्र आ रहे हैं कालासो, यह शिशुनाग के पुत्र आ रहे हैं, यह इनके उत्तराधिकारी पुत्र, उत्तराधिकारी कालाशोक थे, कालाशोक थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन 383 ईसापुर में, इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन कहां करवाए? वैशाली में। ये ध्यान रखिएगा, यह इनके उत्तराधिकारी कालाशोक थे, जिन्होंने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया, राजधानी जो है बनाए थे। पाटलिपुत्र को इन्होंने पुनः राजधानी बनाया। ध्यान रखिएगा बच्चों, पाटलिपुत्र पुनः राजधानी हो गई। और जो है इन्होंने अपने शासन काल में वैशाली में 383 ईसापुर में द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन करवाए थे। ये आपसे प्रश्न किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, राजधानी बनाए थे, द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन जो है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे हम चलें। ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट आप ले लें, जो है ठीक है। आइए, जो है इन्होंने कालाशोक ने क्या किया? कालाशोक ने 383 ईसापुर में, मैं आपको पहले भी बताया था, इसके पहले बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था, 383 ईसापुर में वैशाली में, बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में है, मुजफ्फरपुर में, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन करवाए थे,
आयोजन करवाए थे। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, करवाए थे। ये ध्यान रखिएगा, स्टार बना के इसको समझिएगा। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ बौद्ध संगत का आयोजन कहां पर, कब और किसके द्वारा किया गया था, उसमें कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। मैं चार्ट बना के बताया था, बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है और इससे प्रश्न आपके जरूर मिलेंगे परीक्षा में। ध्यान रखिएगा, काला अशोक जो है ये काम किए थे। नेक्स्ट बात आपको यहां पर देखना है, काला अशोक के उत्तराधिकारी, इनके उत्तराधिकारी महानंदिन थे। महानंदिन थे। इनकी दुर्बलता का लाभ उठा करके, इनकी दुर्बलता कमजोरी का लाभ उठाकर महापदम नंद ने क्या किया था, महापदम नंद ने जो है नंद वंश की स्थापना किया था। नंद वंश की स्थापना किया था। ये ध्यान रखिएगा। तो जो है किस वंश का संस्थापक, पहला शासक और अंतिम शासक कौन है, ये जानना जरूरी है आपके परीक्षा के दृष्टि से। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में आएंगे। तो महापदम नंद जो है आप देख रहे हैं, ये आपके महत्वपूर्ण है। नंद वंश यहां हम लोग पढ़ रहे हैं, जो है नंद वंश बच्चों पढ़ना है। और नंद वंश का जो समय है ये कब से कब तक है बच्चों, आपके 344 ईसा पूर्व से लेकर के, ध्यान रखिएगा, आपके 323 ईसा पूर्व तक ये नंद वंश का समय है बच्चों। ये ध्यान रखिएगा, ये नंद वंश का समय है। और संभवतः कहा जाता है कि नंद वंश के शासक जो है संभवतः जो है शूद्र वर्ण के थे, शूद्र थे। महापदम नंद संभवतः शूद्र वर्ण के थे। ध्यान के नंद वंश जो है ये है शूद्र वर्ण के थे, शूद्र वर्ण के थे। इसके संस्थापक जो है बच्चों, जिसे बात हुई है, महापदम नंद जो है इसके संस्थापक महापदम जो है नंद, ये ध्यान रखिएगा, ये इसके संस्थापक महापदम नंद। और बहुत प्रतापी शासक थे महापदम नंद जो है। इन्होंने एक राट की उपाधि धारण किया था, एक राट की उपाधि, इन्होंने एक राट की उपाधि धारण किया था, जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी पर एक छत्र राज करने वाला। एक राट की उपाधि धारण किए थे, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर एक छत्र राज करने वाला। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप यहां पर देख रहे हैं, एक राट की उपाधि धारण किए थे जो है। एक राट का अर्थ हम लिख दे रहे हैं, एक राट का अर्थ पृथ्वी पर एक छत्र राज करने वाला, राज करने वाला होता है बच्चों। ध्यान रखिएगा, एक छत्र राज करने वाला होता है। महापदम नंद प्रतापी शासक। और जो है महापदम नंद जो है को परशुराम का, बच्चों ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। दूसरा अवतार कहा जाता है। कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ईर्ष्यावश जो है इन्होंने बहुत से क्षत्रियों का कत्लेआम करवाया था।
क्षत्रियों का नरसंहार करवाए थे, इसलिए इनको परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा, जो है इनको परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्षत्रियों का, बच्चों ध्यान रखिएगा, क्षत्रियों का अत्यधिक नरसंहार करवाए थे, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, आपकी परीक्षा के दिशा से महापद्मनंद पर ये प्रश्न कई बार आ चुका है, जो संभवतः शूद्र वर्ण के थे और इन्होंने जो है क्षत्रियों का अत्यधिक नरसंहार करवाया था, इसलिए परशुराम का दूसरा अवतार ये आपसे पूछा जाता है। परशुराम के दूसरा अवतार किसको कहा गया है, तो आप बताएंगे परशुराम का दूसरा अवतार जो है आपको जो है महापद्मनंद को कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि इन्होंने क्षत्रियों का अत्यधिक नरसंहार करवाया था, इसलिए इनको जो है परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे हम चलें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं हम। देखिए बच्चों, इसी क्रम में देखना है, महापद्मनंद प्रतापी तो शासक थे, योग्य भी थे, साम्राज्य विस्तार भी किए, लेकिन महापद्मनंद के मृत्यु के बाद जो है कहा जाता है इनके उत्तराधिकारी 8 पुत्र थे, लेकिन नाम नहीं मिलता है। 8वां पुत्र इनका जो था, जो अंतिम शासक था, घनानंद, जिनके बारे में जानकारी मिलती है। इनके उत्तराधिकारी पुत्र, ध्यान रखिएगा, उत्तराधिकारी पुत्र कौन थे भाई, उत्तराधिकारी पुत्र घनानंद थे। ये नंद वंश के अंतिम शासक थे, जो है, और जो है घनानंद अंतिम शासक थे और अयोग्य दुर्बल शासक थे। जिससे मैंने बताया कि संभवतः जो है नंद वंश के शासक शुद्ध वर्ण के थे, घनानंद जो है अयोग्य थे, और इनके शासनकाल में ही एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है 326 ईसा पूर्व में बच्चों, 326 ईसा पूर्व में इनके शासनकाल में ही जो है भारत है सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, जो है आक्रमण सिकंदर जो है पंजाब के क्षेत्रों पर जो है लगभग 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। आप सुने होंगे, जो है झेलम नदी के तट पर जो है पोरस की, पंजाब के शासक पोरस की पराजय भी हुई थी। सिकंदर आपके भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर अधिकार भी स्थापित कर लिया था। यूनान का शासक जो है और विश्व विजय पर निकला था, लेकिन जो है भारत में युद्ध में सफलता भी मिली थी। पोरस को बंदी बनाया गया, सिकंदर के सामने ले जाया गया, और सिकंदर ने पोरस से प्रश्न किया था कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने बेधड़क ही जवाब दिया था, हमारे साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो पोरस की जो है इस निर्भीकतापूर्ण उत्तर सुन करके सिकंदर बहुत खुश हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। तो परीक्षा में प्रश्न आता है, कौन भारतीय शासक था जो सिकंदर के समक्ष जो है पराजित होने के बाद भी बेधड़क ही कहा था कि हमारे साथ ठीक वैसा ही आप व्यवहार करेंगे जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके सिकंदर का आक्रमण हुआ था पंजाब के क्षेत्रों पर। पंजाब में सिकंदर के द्वारा
सिकंदर के द्वारा जो है क्या हुआ था, जो है पोरस की पराजय हुई थी, पोरस की पराजय हुई थी, पराजय हुई थी बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, पराजय हुई थी। पोरस बंदी बनाकर लाया गया, सिकंदर जो है बड़े खुश हुआ उसके प्रश्नों के उत्तर सुन करके और उसको माफ कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, सिकंदर भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करने के बाद जो है क्या किया है देखेंगे, जो है पराजय हुई थी। सिकंदर का जो सेनापति था बच्चों, सिकंदर के सेनापति कौन था, जो है सेनापति सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर थे सेनापति, सेलुकस निकेटर, निकेटर थे। इनको जो है बाद में सिकंदर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके, रिप्रेजेंटेटिव बच्चों ध्यान रखिएगा, अपना क्योंकि वो जाने लगा यहां से, सिकंदर फिर जो है चला गया, जाने के बाद बेबीलोन गया, बेबीलोन में ही जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, ये ध्यान रखिएगा। पैदा कहीं और हुआ, मृत्यु कहीं और हुई, लेकिन जो है पूछा जा सकता है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बेबीलोन में। सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर थे, इनको बाद में सिकंदर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके, प्रतिनिधि नियुक्त करके वापस चला गया था, चला गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो सेलुकस निकेटर ही सिकंदर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे, ये ध्यान रखिएगा। सेलुकस की विजय हुई थी, यहां पर ये आपको प्रश्न यहां पर देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर देखना आपको ये है कि 323 ईसापुर में, 323 ईसापुर में ध्यान रखिएगा, घनानंद ने पाटलिपुत्र में जो है तक्षशिला के विद्वान, तक्षशिला कहां पर है, आज के डेट में गंधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला, और तक्षशिला आज के डेट में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में। ये बच्चों आपसे अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा जा सकता है, ज्ञान का सबसे प्राचीन केंद्र तक्षशिला जो है वर्तमान में कहां पर स्थित है, तो तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में। भारत में ज्ञान का प्राचीन केंद्र इस समय जो है यदि पूछा जाता है कि भारत में ज्ञान का सबसे प्राचीन केंद्र क्या था, नालंदा इसमें। तो ये ध्यान के पाटलिपुत्र में तक्षशिला के विद्वान कौन थे भाई, तक्षशिला के विद्वान, तक्षशिला के विद्वान चाणक्य बच्चों, चाणक्य जिनको कौटिल्य भी आप कहते हैं, कौटिल्य, चाणक्य को अपमानित किया था घनानंद, ध्यान के अपमानित किया था, जिसके प्रतिक्रिया में उन्होंने कार्य करते हुए अपने शिष्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा सहयोग करके और जो है घनानंद से युद्ध करवाए। 323 ईसापुर में घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है, और इस युद्ध में किसकी पराजय हुई, घनानंद की पराजय हो रही है, इसकी हत्या हो रही है, नंद वंश का अंत हो रहा है, मौर्य वंश की स्थापना हो। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे कैसे सिचुएशन बदला है यहां पर देख रहे हैं। अपमानित किया था, इसी के प्रतिक्रिया में कार्य करते हुए अपमानित किया था, इसके प्रतिक्रिया में कार्य हुआ है जिसको आपको देखना है। इसके प्रतिक्रिया में कार्य करते हुए चाणक्य ने क्या किया था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लें तो आगे चले हम। आइए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, आइए
देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सहयोग प्रदान करके घनानंद की पराजय तथा हत्या के बाद नंद वंश का अंत हो गया और 323 ईसापुर में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से चाणक्य के सहायता से जो है मौर्य वंश की स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपसे प्रश्न किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का जो है प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश जो पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भारत के थे। इन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर, बच्चों ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय स्तर पर क्या किया था? इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। अखिल भारतीय स्तर पर साम्राज्य स्थापित किए, यानी साम्राज्य विस्तार अत्यधिक किए थे, साम्राज्य स्थापित किए थे। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, भारत के पहले सम्राट हैं जिनके बारे में, इतिहास के बारे में सभी प्रकार के स्रोत, ये ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के इतिहास के सभी स्रोत उपलब्ध हैं। इसीलिए प्रथम ऐतिहासिक जो है सम्राट कहे गए हैं, यह है क्योंकि इनके बारे में जो है जानकारी आपको साहित्यिक, धार्मिक, अभिलेखी और विदेशी यात्रियों के विवरण सभी से मिलती है। इन्हीं के शासनकाल में विदेशी यात्री जो आया था, यह आपके सेल्यूकस निकेटर के दूत बनकर के कौन आया था? बोलिए भाई, सेल्यूकस निकेटर के दूत बनकर के कौन आया था? यह आपके मेगस्थनीज आए थे। ध्यान के इनके दरबार में कई साल तक रहे और रह करके उन्होंने 6 साल तक रहने के बाद जो कुछ देखा सुना था उसका वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। प्रथम विदेशी यात्री जो है किसी दरबार में आ रहे हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार, ये ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न किया जा सकता है। साम्राज्य स्थापित किए थे, इन्हें अखिल भारतीय स्तर पर साम्राज्य जो है स्थापित किए थे, ये ध्यान रखिएगा। साम्राज्य विस्तार करने के लिए इन्होंने क्या किया था? 323 ईसापुर में बच्चों, 323 ईसापुर में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किए थे। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किए थे।
यानी सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने जो है अपने वीरतापूर्ण कार्यों से बहुत प्रभावित किया था। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किए थे, इनके वीरतापूर्ण कार्यों से, वीरतापूर्ण कार्य से जो है प्रभावित होकर सेल्यूकस निकेटर ने पुत्री, कौन थी पुत्री इसकी भाई? हेलेना, ध्यान रखिएगा, का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो गया था, से किया था। प्रभावित होकर सेल्यूकस निकेटर ने पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। दहेज के रूप में बच्चों आपसे प्रश्न किया जाता है, कई बार परीक्षा में आया है कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में क्या दिया था। तो ध्यान रखिएगा, दहेज के रूप में जो है काबुल, कंधार, हेरात तथा बलूचिस्तान नामक प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। ये ध्यान रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है पाकिस्तान अफगानिस्तान तक फैल गया था। काबुल जो है आप जानते ही हैं कहां पर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। तो इनका साम्राज्य है पाकिस्तान अफगानिस्तान तक फैल गया था, इसलिए इनको अखिल भारतीय शासन करने वाला भारत का पहला शासक कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को किताबों मिलता है लगभग 500 हाथी भेंट किए थे, गिफ्ट दिए थे। 500 नहीं दिए होंगे, कम ही दिए होंगे, लेकिन जो है हाथी भेंट किए थे। मगध क्षेत्र जो है उस समय हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, लोहे के लिए प्रसिद्ध था, और नदियों के लिए जो है नदियों का सिंचित उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए जो है पैदावार बहुत अच्छी होती थी। मगध जो है 16 महाजनपदों में एकमात्र मगध ही ऐसा है बच्चों जो साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। और लंबे समय तक इस पर राजवंशों ने शासन किया है, जैसे हम लोग पढ़े हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, थोड़ा बहुत मौर्य वंश के बारे में जो बताए। आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में और गुप्त वंश के बारे में, जो मगध साम्राज्य पर शासन किए, किस तरह से लंबे समय तक मगध साम्राज्य बना रहा, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन मगध साम्राज्य जो है सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से ये था मगध साम्राज्य। ये ध्यान रखिएगा। मगध साम्राज्य प्रारंभिक राजवंशों में 3 थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, जिसको आपको बताया गया। 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना जो है बिंबिसार ने किया था, और जो है हर्यक वंश जो है आपको 412 ईस्वी तक हर्यक वंश चलता रहा। बिंबिसार आए, अजातशत्रु आए, उदयन आए, नागदशक आए, 4 शासक हुए। उसी तो मैंने बताया शिशुनाग वंश में शिशुनाग इसके संस्थापक थे, और शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, साम्राज्य विस्तार भी करने का प्रयास किया। लेकिन इनके उत्तराधिकारी पुत्र थे कालाशोक, जिन्होंने जो है पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, और इन्होंने वैशाली में गौतम बुद्ध के जो है मरने के लगभग 200 वर्ष बाद जो है 100 वर्ष के बाद जो है 383 ईसा पूर्व में इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन करवाया था। क्योंकि प्रथम बौद्ध संगत तो जिस वर्ष गौतम बुद्ध मरे थे 483 ईसा पूर्व में, उसी साल अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में अजातशत्रु ने राजगृह में आयोजित करवाया। दूसरी बौद्ध संगत वैशाली में हुई, तीसरी बौद्ध संगत पाटलिपुत्र में, और चौथी कश्मीर के कुंडलबंद। ये आपको हमने पढ़ा चुका है, बताया है। बौद्ध और जैन धर्म 600 ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी के, मैंने आपको अच्छे ढंग से इसको समझाया है, क्योंकि उससे प्रश्न जरूर आते हैं।
तो आप थोड़ा सा इसको सीरियसली आप लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर आएंगे। अध्यापक भर्ती परीक्षा के टारगेट करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको पढ़ाया जा रहा है और ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। और इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना जल्दी हो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तब आगे जो है आपको कल हम पढ़ाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो ये प्रश्न आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश, गुप्त वंश पढ़ेंगे, लेकिन जो है ये आपको जो बताया गया परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप अच्छे ढंग से तैयार करिए। ठीक है, ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच।